Prime Time News at 9। नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। खास तौर से आज हम बात करेंगे इस बुलेटिन में उन खबरों की, आज की उन बड़ी खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। उन खबरों पर हम सुदर्शन न्यूज के नजरिए को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, एक विश्लेषण रखने की कोशिश करेंगे जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आज खास तौर से उन खबरों को आपके बीच रखना है जिनकी तह तक पहुंचकर हम खास तौर से एक जनमत तैयार कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ एट 9। प्राइम टाइम न्यूज एट 9। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह की खबर की। जैसा कि सुदर्शन न्यूज पहले से ही भारत पर आईएसआईएस के खतरे को बताता रहा है और इस तरह की खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाता भी रहा है। लखनऊ में कल हुए एसटीएफ और आईएसआईएस के बीच मुठभेड़ से ये बात साफ हो गई है कि हमारी खबर कितनी सटीक थी। आपको बता दें कि आईएसआईएस अपने लड़ाकों को कहता है कि जब वो मरते हैं तो उनको 72 हूरें मिलती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के सच से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आतंकियों को ये जानकर हैरानी होगी कि आतंकी सैफुल्लाह को मौत के बाद 72 हूरें मिलना तो दूर, उसके लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। जी हां, यहां तक कि उसके परिवार वालों ने शव को लेने से इनकार कर दिया है। आतंकियों के ब्रेन को वॉश करके जिस बात का लालच उनको दिया जाता है वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि आतंकियों को समाज तो क्या, उनके घर वाले भी नहीं अपनाते। तो सवाल ये उठता है कि फिर जन्नत में 72 हूरें इनको कैसे कबूल कर लेंगी। चलिए अब आपको ये भी बताते चलें कि लखनऊ के जिस घर में सैफुल्लाह एनकाउंटर में ढेर हुआ, वहां करीब आधा दर्जन मोबाइल और बम बनाने का सामान मिला है। आईएसआईएस का झंडा और रेलवे का नक्शा भी बरामद हुआ है। उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ में ढेर आतंकी सैफुल्लाह के तार आईएसआईएस से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है उसमें ट्रेन ब्लास्ट करने वाले आतंकी लखनऊ से ही ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश तक पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक इस गुट में 13 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 6 अब भी फरार चल रहे हैं। करीब 2.5 महीने पहले की बात है, जब घर से वो निकला है तो हमने उसको पहले बहुत डांटा और 2-4 घंटा भी मारे। उसके बाद बहुत हमने कहा कि तुम मतलब काम वाम नहीं करते हो, हैं, तुम हमारे घर से भाग जाओ। इस तरह से हमने डांट दिया। बस हम चले गए दूसरे दिन ड्यूटी। शाम के जब लौट के आया पता चला कि वो चले गए यहाँ से। आखिरी बार कब कुछ बात भई आपसे कभी उसकी? आखिरी बार बात नहीं हुई, लेकिन सोमवार वाले दिन उसका फ़ोन आया। अभी पिछले सोमवार को फ़ोन आया कि पापा जी ऐसा है कि हमारा जो है वीज़ा हो गया है और हम सऊदीया जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी भाई, तुमने अपना हमारा जी तो हाँ, तो हमने भाई ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जाओ अपना आराम से। उसका लेंगे नहीं लेंगे। क्या वजह मानते हैं भैया? हम सुबह से यही बताते हैं सब, हम थक गए बहुत, हमारी तबीयत नहीं ठीक। देखिए ऐसा है, जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज़ हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। तो सीधे तौर पर सैफुल्लाह के पिता की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही समझा जा सकता है कि उन्हें अपने बेटे के मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि देशद्रोही को कोई भी नहीं अपना सकता है। इधर लखनऊ में आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह की मौत के बाद इटावा में भी एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि उज्जैन ट्रेन में ब्लास्ट करते वक्त आतंकियों ने पाइप बम प्लांट किया था और इसकी तस्वीरें उन्होंने सीरिया भी भेजी थी। इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी माना है कि ये आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हैं और उन्होंने तस्वीरें सीरिया भेजी हैं। आपको यहां पर बता दें कि लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह जिस ठिकाने पर ढेर हुआ, वहां से करीब आधा दर्जन मोबाइल और बम बनाने का सामान मिला है। एटीएस के आईजी असीम अरोड़ ने बताया कि मारा गया आतंकी आईएसआईएस खुरासन मॉड्यूल का सदस्य था। एटीएस को हाजी कॉलोनी में आतंकी के छिपे होने की खबर कानपुर के जाजमाऊ क्षेत्र से पकड़े गए फैजल नाम के आतंकवादी ने दी थी। में आतंक का स्वरूप भी बदल रहा है। अब पाकिस्तान और सीरिया में बैठे आतंकियों के आका बाहरी आतंकियों की जगह यहीं के लोगों का माइंड वॉश करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल से अब तक एटीएस ने जिस तरीके से 23 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे बात साफ होती है कि ये मॉड्यूल्स कितनी तेजी से यूपी में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं।
अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट के नाम से चल रही अलकायदा की यूनिट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का माइंड वॉश करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस और खुफिया एजेंसी सक्रियता से इनका खात्मा करें और आप और हम मिलकर पुलिस का सहयोग करें। कैमरा पर्सन सत्या दुबे के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो सीधे तौर पर मिलकर काम करने की जरूरत है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एटीएस को आतंकी सैफुल्लाह के पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। तो बेहद खतरनाक थे सैफुल्लाह के मंसूबे। इसका अंदाजा उसके साथ उसके पास से मिली हुई कुछ चीजों से लगाया जा सकता है। लखनऊ से हथियार, नक्शा और आईएस का झंडा बरामद किया गया है यूपी एटीएस की तरफ से। साथ ही साथ जिस घर में सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ वहां आधा दर्जन मोबाइल और बम बनाने का सामान भी मिला है। आईएसआईएस का झंडा और रेलवे के नक्शे भी बरामद किए गए हैं। आईएसआईएस के तार किस तरीके से भारत में गहरे होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ में ढेर आतंकी सैफुल्लाह के तार आईएसआईएस से जुड़े हैं और सैफुल्लाह के पास से मिली हुई चीजें इस बात की तस्दीक करती है कि आईएसआईएस के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। वहीं इटावा में भी एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया है। और आइए अपडेट लेते हैं। सहयोगी रजत मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, सीधे तौर पर एक बड़ी कामयाबी तो है ही सैफुल्लाह का एनकाउंटर, लेकिन साथ ही साथ अब चुनौती उन 6 आतंकियों को पकड़ने की है जो अब भी फरार चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लावनी, जाहिर तौर पे सबसे बड़ी चुनौती इस समय एटीएस और यूपी पुलिस के सामने यही है कि जो आतंकी फरार हैं और जिन आतंकियों को ट्रेस करने की कोशिश लगातार यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, उनको गिरफ्तार करना सबसे बड़ी चुनौती है। इन सबके बीच में जो सैफुल्लाह के पिता का बयान आया है, जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी मिसाल है। सैफुल्लाह का पिता का बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनका बेटा देशद्रोही है तो उनके शव को भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी मिसाल इनका बयान पेश करता है। लेकिन यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लखनऊ में, उसमें उन्होंने इस बात को साफ करने की कोशिश की है कि अभी तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिल पाए हैं जिससे प्रूफ हो पाए कि सैफुल्लाह का जो कॉन्टैक्ट है वो आईएसआईएस के साथ था। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ, ये लोग पहले से इनका माइंड वॉश था और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग आईएसआईएस के संपर्क में रहने की कोशिश जरूर कर रहे थे। खासकर ये खुसराना मॉड्यूल का जो बार बार नाम सामने आ रहा है, ये बेसिकली एक अरब में एक जगह है जहाँ जिसका नाम खुसराना है और इसका उपयोग एक लिमिटेड वर्ग के लिए किया जाता है, एक सीमित क्षेत्र में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं वही अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो कानपुर, लखनऊ, इटावा, उन्नाव, ये एक सीमित एरिया था जहाँ पे ये सारे लोग सक्रिय थे, जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। यूपी एटीएस कल से अब तक करीबन 23 लोगों को हिरासत में ले चुका है और उन सब के कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश यूपी एटीएस कर रहा है। रजत, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जिस खुरासन मॉड्यूल की बात हो रही है, हमें याद है कि बीते दिनों भी जब आईएसआईएस के तार जुड़े होने की बात हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि भारत में आईएसआईएस जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हैदराबाद से भी कई गिरफ्तारियां हुई थी, केरल से भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। उस वक्त भी जब यूपी का जिक्र आया था तो खुरासन मॉड्यूल की बात आई थी, लेकिन कई लोगों ने इसे नकार दिया था। आखिर ये मॉड्यूल किस तरीके से, क्या खास बातें, खास तौर से ये जिस मॉड्यूल की बात की जा रही है, क्या खास है, किस तरीके से इसकी पहचान हुई, कैसे ये तस्दीक हुई कि ये खुरासन मॉड्यूल से ही जुड़े हुए थे? लेकिन अभी खुरासन मॉड्यूल बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें एक लिमिटेड वर्ग के लोगों के साथ बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती है और केवल एक बहुत सीमित संसाधनों के माध्यम से सीमित वर्ग के बीच में बातचीत की जाती है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले लगातार जब से आईएसआईएस की सक्रियता उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है, तब से मेरठ, बिजनौर, बागपत, आजमगढ़, ये रामपुर, ये पूरा ऐसा इलाका है जहाँ पे आईएसआईएस के लोग मिले हैं या जहाँ पे आईएसआईएस की सक्रियता ज्यादा पाई गई है। और इन सब के माध्यम से भी जो ये सैफुल्लाह और इन सब के जो और दानिश जिनको गिरफ्तार किया गया है इटावा से, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा था और उसी का इस्तेमाल करके इन लोगों ने आपस में संपर्क किया, जिसके बाद ये सारे जो कारनामे थे उनको ठीक है, लेकिन ये आतंकी शायद भूल गए थे कि ये जिस दिमाग से चलते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा दिमाग हमारी पुलिस के पास है। यूपी पुलिस, यूपी एटीएस ने जो जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है, ये एक बड़ा तमाचा है ऐसे आतंकियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एक और यूपी एटीएस, यूपी पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तहत जो एक बड़ी
कामयाबी हासिल की है, एक बड़ा आघात। वहीं दूसरी ओर सैफुल्ला के पिता का शव लेने से इनकार करना भी एक बड़ी नजीर है। भारत हमेशा से आतंकी घटनाओं से ग्रस्त रहा है और पड़ोसी देश हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए इन आतंकियों को कैसे न कैसे करके हमारे देश में भेज ही देते हैं। लेकिन कहना होगा, हमारे देश के वीर जवान अपनी जान पर खेलकर हजारों मासूम लोगों की जान बचाते हैं और हमें गर्व है ऐसे देश के वीर जवानों पर। और सुदर्शन न्यूज उन जवानों को उनकी बहादुरी के लिए सलाम भी करता है। पाकिस्तान में आतंक का स्वरूप भी बदल रहा है। अब पाकिस्तान और सीरिया में बैठे आतंकियों के आका बाहरी आतंकियों की जगह यहीं के लोगों का माइंड वॉश करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल से अब तक एटीएस ने जिस तरीके से 23 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे बात साफ होती है कि ये मॉड्यूल्स कितनी तेजी से यूपी में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट के नाम से चल रही अलकायदा की यूनिट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का माइंड वॉश करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस और खुफिया एजेंसी सक्रियता से इनका खात्मा करें और आप और हम मिलकर पुलिस का सहयोग करें। कैमरा पर्सन सत्या दुबे के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो आईएसआईएस लाख कोशिश कर ले, लाख तरीके से यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो ये भूल गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे युवा भी हैं जो देश पर जान न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने देश के वीर सपूतों की, जवानों की, पुलिस की, तमाम उन लोगों की जो देश पर समर्पित रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही सीधे तौर पर यही एक बड़ा असर है कि यूपी पुलिस और यूपी एटीएस ने ज्वाइंट जो ऑपरेशन चलाया, उसके बाद सैफुल्ला जैसे एक आतंकवादी को मार गिराया जाता है। अब बड़ी चुनौती उन 6 फरार आतंकियों को पकड़ने की है जो अब भी इस देश में मौजूद हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज के मंच से उन्हें यह बताना जरूरी हो जाता है कि हमारे देश की पुलिस और देश के जवान इतने सक्षम हैं कि वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उस खबर का जिसे सुनकर आपको अपने देश पर और ज्यादा गर्व महसूस होगा। जी हां, भारत लगातार तरक्की के नए नए आयाम हासिल करता जा रहा है। हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। वहीं तरक्की की तरफ बढ़ते हुए कदमों से 2015 में पहली बार भारत ने चीन को विदेशी निवेश में पीछे छोड़ दिया था और हमारी ये तरक्की चीन की परेशानी का सबब भी बन रही है। हम आपको आगे बढ़ते हुए देख के, हमको आगे बढ़ता हुआ देख चीन परेशान तो है ही, पर उसे ये भी पता है कि अगर उसने भारत के साथ अपने संबंधों को स्मूथ नहीं बनाया तो उसे भारत के ही रूप में एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ लगातार मजबूत होते रिश्ते, खासतौर से सैन्य रिश्ते भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और इधर चलिए आपको बता दें कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन कई मामलों में भारत उसको बराबर की टक्कर दे रहा है, जिसे चीन पचा नहीं पा रहा है। फिर चाहे वो भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के देशों का समर्थन हो या फिर अमेरिका के साथ बेहतर होते हमारे रिश्ते हों। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि अमेरिका का भारत की सेना के साथ मिलकर समय समय पर सैन्य अभ्यास करते रहना भी एक बड़ा मामला है, जिससे दोनों देशों के सैन्य रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने दूसरे देशों के लिए निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही हम लगातार टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं। और चलिए किस तरह से हम ये हासिल कर रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए बनती जा रही है। इसी बीच हम आपको बताते हैं कि चीन को भारत से निवेश के मामले में आखिर क्यों और कैसे डर लग रहा है और उसने फिर से भारत को पीछे करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो निवेश में कंपटीशन के लिए 2015 में भारत ने पहली बार चीन को विदेशी निवेश में पीछे छोड़ दिया था। भारत को $63 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला था चीन के कंपैरिजन में। वहीं चीन को महज 56 बिलियन और अमेरिका को $59 बिलियन का निवेश हासिल हुआ था। चीन ने 2025 के तहत विदेशी निवेशकों को घरेलू निवेशक जैसे अधिकार देने का ऐलान किया। दरअसल ये डर है ताकि बाहर के जो निवेशक हैं वो चाइना में आ सके। मेड इन चीन के तहत उसने फिर से भारत को पछाड़कर नंबर 1 बनने की कोशिश की है। वहीं चीन को मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे भारतीय कार्यक्रमों से लगातार डर लग रहा है, क्योंकि भारत में बाहरी निवेश को आमंत्रण देने के लिए लगातार माहौल बनाए जा रहे हैं।
इधर चीन हमेशा से भारत पर दबाव बनाना चाहता है, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर हो या फिर दूसरे देशों के साथ हमारे बेहतर बनते संपन्न हो। लेकिन भारत ने विदेशी निवेश में चीन को पीछे करके दिखा दिया है कि हम उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि किसी देश की ताकत उसकी विदेशी निवेश की पूंजी से आंकी जाती है। उससे उस देश की ताकत इंटरनेशनल लेवल पर ताकतवर भी बनती है, क्योंकि कई देश उस देश में पूंजी का निवेश करते हैं और निवेश करने के बाद उस देश की दूसरे देशों से सुरक्षा भी करने में लगातार मदद करते हैं। अब भारत में विदेशी निवेश होने से चीन को लगने लगा है कि अब उसकी दादागिरी हम पर नहीं चल पाएगी। इसलिए चीन ने 2025 के मेक इन चीन की पॉलिसी के तहत विदेशी निवेशकों को घर के निवेशक जैसे अधिकार देने की बात कर डाली है, जिससे चीन में निवेश फिर से बढ़ सके। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2 साल से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद दुनिया भर की कंपनियों ने कहा है कि उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फार्मा और मोबाइल से लेकर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रुख करने में खासा फायदा हो रहा है। और यही कारण है कि चीन को लगने लगा है कि अगर हमारी ये कोशिश रंग लाई तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का उसका कीर्तिमान भी भारत के नाम हो जाएगा। इसके अलावा चीन की दूसरी परेशानी का सबब है भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आयाम हासिल करना, जिसका लोहा उसने तब माना जब हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। तब चीन ने कहा था कि भारत ने दुनिया भर में अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए बड़ी मांग पैदा की है और चीन इस मामले में अभी भारत से काफी पीछे है। इतना ही नहीं, यही कारण है कि चीन भारतीय टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेन को अपने यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है। चीन की परेशानी का तीसरा सबब यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देशों ने 2015 में अपनी सेनाओं द्वारा लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाई और सेवाओं को आदान प्रदान पर समझौता कर लिया है और इसे संचालित करने के लिए बाकायदा एक फ्रेमवर्क को भी स्थापित किया गया है। इस समझौते से अमेरिका और भारत के सैन्य मंत्रालय एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करने के लिए सक्षम होंगे। वैसे यहाँ पर आपको याद दिला दें कि चीन तो उस वक्त से भारत से डर रहा है जब जीडीपी में भारत ने सीधे तौर पर चीन को पीछे पछाड़ दिया था और चीन के मार्केट में स्टैग्नेंसी आने के बावजूद भारत का मार्केट लगातार ग्रो कर रहा था। दूसरे देश भी ये समझ रहे हैं कि भारत जितना बड़ा मार्केट शायद अब चीन नहीं रह गया है और यही वजह है कि चीन को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है। और इन सब के बीच अगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जाए तो हमारा देश ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों को ना तो परेशान करता है और ना ही उनकी तरक्की से खौफ खाता है। हमारे शांत स्वभाव के बावजूद भी पड़ोसी देश, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या फिर उसका सहयोगी चीन हो, हमेशा ही परेशान रहते हैं। अब चीन हमारी तरक्की से इतना डिस्टर्ब हो गया है कि उसने भारतीय टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेन को अपने यहाँ खींचने के लिए नए नए जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं। तो हमें लगता है कि चीन को अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती इसलिए भी नहीं भा रही है क्योंकि दोस्ती के चलते साउथ चाइना सी में उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। और इन सब के बाद भी हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा देश भारत तरक्की के नए नए आसमान को छूता रहेगा। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी कुछ खास खबरें आपके लिए। Prime Time News at Night. Prime Time News at Night. और चलिए न्यूज एट 9 में बात अब उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया के तानाशाही रवैये के खिलाफ उसके करीबी दोस्त माने जाने वाले चीन ने भी नाराजगी जताई है। चीन ने उत्तर कोरिया को मिसाइल और परमाणु परीक्षण रद्द करने के लिए कहा है। चीन के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि इससे एक उभरता हुआ संकट कम हो सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइंट सैन्य अभ्यास किया था। आपको याद होगा कि सोमवार को उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास से नाराज होकर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। उसने ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करके किया था। इसके बाद अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती शुरू कर दी थी। वहीं चीन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को वार्षिक सैन्य अभ्यास करने से रोकने को कहा है। चीन ने कहा है कि अभी पारस्परिक रूप से सैन्य गतिविधियों को रोकना पहला कदम होना चाहिए, जिससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और बातचीत की शुरुआत हो पाएगी।
उधर संयुक्त सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की है। परिषद ने इस मिसाइल परीक्षण को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन बताया है। परिषद ने इसके खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प भी लिया है। यहां पर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर बैन लगा रखा है। अब अमेरिका और जापान के निवेदन के बाद परिषद के सदस्य उत्तर कोरिया के 4 मिसाइल परीक्षणों पर चर्चा करने के लिए आपातकालीन बैठक भी करने वाले हैं। जापान के पीएम ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ये चारों मिसाइलों में 3 जापान के पूर्वी सागर में गिरी हैं। हैंडल्य मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। हैंडल्य संयुक्त राष्ट्र के बैन के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने पिछले महीने भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी निंदा की थी। कोरियन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों और दक्षिण कोरियाई कठपुतली बलों ने उत्तर कोरिया के दरवाजे पर खतरनाक परमाणु युद्ध अभ्यास फिर से शुरू किया और हमारी सेना ने कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई भी करने के लिए तैयारी कर रखी है। आपको यहां पर बता दें कि जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है, तब तक उत्तर कोरिया ने ऐसे ही परीक्षण किए हैं। पिछले साल भी उसने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। दरअसल ये सब कुछ सन की किम जोंग के चलते हो रहा है और अब लेकिन सीधे तौर पर अब किम जोंग की हरकतों पर भी नजर रखी जा रही है और खास तौर से जब मिसाइलों का परीक्षण होता है तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिसकी वजह से उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागी है और उस पर प्रतिबंध के बाद भी उत्तर कोरिया क्यों ऐसे परीक्षण कर रहा है। तो वो कारण जो है आपके बीच है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद मिसाइलें दागी गई है। उत्तर कोरिया ने जापान पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार से लैस है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि पिछले महीने भी उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने इन वेपन्स को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए इन बैन के बाद भी पिछले साल 2 न्यूक्लियर टेस्ट और 7 मिसाइलें लॉन्च की थी। इसके साथ ही 2006 में भी उत्तर कोरिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बैन में यूनाइटेड नेशंस ने उत्तर कोरिया पर बैन के 6 सेट लगाए हैं। उत्तर कोरिया पर न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर इंटरनेशनल बैन है। इस बैन के बावजूद उत्तर कोरिया इस तरह के प्रशिक्षण करता रहता है जिस पर अब रोक लगनी जरूरी हो गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और उत्तर कोरिया करीबी दोस्त हैं, लेकिन इस बार चीन ने भी उसके इस मिसाइल परीक्षण से नाराजगी जाहिर की है। चीन का कहना है कि वो उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का विरोधी है और वैसे पिछले महीने चीन ने घोषणा की थी कि वो साल के अंत तक उत्तर कोरिया से सभी कोल इंपोर्ट को कैंसिल करके देगा और ऐसा हो गया तो उत्तर कोरिया को काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि उसके लिए फॉरेन करेंसी अहम रिसोर्स है। अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर उत्तर कोरिया यूनाइटेड नेशन का बैन झेल रहा है। आपको बता दें कि मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने क्या कहा। दरअसल उत्तर कोरिया ने कहा है कि हमारी मिसाइल परीक्षण जापान स्थित अमेरिकी अड्डों पर हमला करने का प्रशिक्षण अभ्यास था। अब ये माना जा रहा है कि सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर और नए प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है। यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि दक्षिण कोरिया में भी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती से पहले अमेरिका चीन को भरोसे में लेना चाहता है। गौरतलब है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है और उत्तर कोरिया की मिसाइल हमले का मुकाबला करने के लिए इसे अमेरिकी सैनिक संचालित करेंगे। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद से ही हरकत में इसे लाया गया था। और आइए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि दक्षिण कोरिया में THAAD की तैनाती को लेकर ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में ही सहमति बन चुकी थी, लेकिन तब भी ये विवाद का विषय रहा था। आपको याद होगा कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने की कोशिश की गई थी। इस मिसाइल प्रणाली की जहां तैनाती है उससे वहां रह रहे दक्षिण कोरियाई नागरिकों के लिए भी एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। वहीं चीन का भी आरोप है कि इस प्रणाली से अमेरिकी सैन्य शक्ति का अतिक्रमण बढ़ता जाएगा जो पूरी तरीके से नुकसानदायक होगा। और इसी मामले में अमेरिकी प्रशासन ने चीन को आश्वस्त किया था कि उसे इससे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। चीन पहले ही इस बात का आश्वासन दे चुका है।
तो हम आपको ये भी बता दें कि क्या है THAAD। दरअसल ये मिसाइल को उड़ान के दौरान टर्मिनल फेज में ही मार गिराता है। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये सिस्टम हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी मारने के लिए ही हिट किया जाता है और आने वाली बमबारी को बीच में ही नष्ट कर देता है। इसे काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। इसका रेंज 200 किलोमीटर है और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने इस सिस्टम की तैनाती पहले गुआम और हवाई में की थी और साथ ही साथ इसके बाद अब ये जो सिस्टम है वो दुश्मनों के लिए भी नुकसानदायक है। ये इसकी क्वालिटी से और इसकी मारक क्षमता से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस समय जब दुनिया में अशांति का माहौल है, एक देश दूसरे देश पर हमले कर रहे हैं और ऐसे में उत्तर कोरिया का ये परीक्षण पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी तो साबित ही हो रहा है, क्योंकि उत्तर कोरियाई प्रशासन अपने सनकीपन के लिए पहले से ही मशहूर है। किम जोंग की बात कर रहे हैं हम। वो पहले ही कई देशों को हमले की धमकियां दे चुका है। उसके इसी रवैये की वजह से उस पर इंटरनेशनल बैन भी लगा हुआ है। वहीं उसका करीबी दोस्त चीन भी अब उसके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे उत्तर कोरिया को सबक लेना चाहिए। उसे समझाना चाहिए, समझना चाहिए कि जब एक दोस्त किसी गलत रास्ते पर चलता है तो दूसरा दोस्त भी उसको समझाता है। लेकिन उत्तर कोरिया के इस हमले ने यह साफ कर दिया है कि उसको इन बैन की कोई चिंता नहीं है। उसकी मनमर्जी के आगे इंटरनेशनल बैन भी कारगर साबित नहीं हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया की ये घटना पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर मिलकर उस पर और कड़े और दमदार दबाव बनाने के साथ ही बैन लगाने की जरूरत होगी। और चलिए अब उत्तर कोरिया के बाद हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। हम बात करते हैं आतंकी हमलों की। आतंकियों के हमले से केवल हमारा देश भारत ही ग्रस्त नहीं है। इन हमलों से दुनिया के बाकी देश भी पूरी तरह से उसकी जद में आ चुके हैं। बाकी देश भी बचे नहीं हैं। काबुल में भी आतंकियों ने अमेरिकी दूतावास के पास स्थित एक सैन्य हॉस्पिटल पर हमला किया है। इस हमले में अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि आतंकी अभी हॉस्पिटल में छिपे हुए हैं और उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को बंधक बना रखा है। ये तस्वीरें आप काबुल की ही देख रहे हैं। इधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले कई दिनों से आतंकी हमले हो रहे हैं। इन हमलों के पीछे तालिबान विद्रोहियों के साथ ही अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी काबुल में सदर मोहम्मद दाऊद खान हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल पर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और कुछ डॉक्टरों को बंधक बना रखा है। इसी घटना के बारे में अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया है कि आतंकियों ने पहले हॉस्पिटल के गेट पर धमाका किया और फिर गोलियां दागते हुए अस्पताल के अंदर घुस गए। अमेरिकी दूतावास के पास स्थित इस सैन्य हॉस्पिटल को आत्मघाती हमलावरों ने निशाना बनाया है। वहीं एक आतंकी ने सैन्य हॉस्पिटल के मेन गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया और बाकी के 4 आतंकी अस्पताल में घुस गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि अभी तक जारी मुठभेड़ में अस्पताल की 3री और 4थी मंजिल पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वैसे काबुल में ये पहली बार नहीं है जब आतंकी हमला हुआ हो। इसके पहले भी काबुल आतंकवादी घटनाओं का दंश झेल चुका है। तमाम तरीके से अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोकने के लिए एक बातचीत भी चल रही है, लेकिन असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम सबको पता है कि अफगानिस्तान में कई आतंकी कैंप चल रहे हैं और इन आतंकियों को पाकिस्तान खूब पाल पोस रहा है। भारत पर हमला करने के लिए पाक इन आतंकियों को प्रशिक्षण दिलवाता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में आतंकी कैंप होने से उस पर इंटरनेशनल दबाव बना था, इसलिए उसने इन कैंप्स को अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि पाक में भी आतंकी हमलों की घटनाएं सामने आई थी। अब फिर बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगान सरकार की प्रवक्ता सिद्दीकी का कहना है कि सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल में आतंकवादियों से एनकाउंटर अब तक जारी है। पुलिस विशेष बल इस हमले का जवाब दे रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में हो रहे इस हमले में 2 लोग मारे जा चुके हैं और 15 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में फंसे हुए डॉक्टरों ने कहा है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके थे। सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच संघर्ष सैन्य हॉस्पिटल के 6ठी मंजिल पर चल रहा है। वहीं सुरक्षा बलों ने अस्पताल के करीब सड़कों पर आवाजाही रोक दी है और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है, जिससे घायलों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जा सके।
तो हम आपको बता रहे हैं कि कब हुए हैं आत्मघाती हमले में तो काबुल के सैन्य अस्पताल पर जो हमला हुआ है, आत्मघाती हमला, वो सड़क पर हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिकी दूतावास की तरफ जाती है। काबुल में ये आतंकी हमले पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान तालिबान विद्रोहियों के साथ साथ अन्य आतंकी संगठनों से भी जूझ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि खास तौर से कब कब आत्मघाती हमले हुए हैं। काबुल में सैन्य हॉस्पिटल पर आत्मघाती हमला हुआ है। एक आतंकी ने हॉस्पिटल के मेन गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी बताई जा रही है। इससे पहले भी फरवरी में काबुल में आतंकी हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में हुए आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अफगानिस्तान तालिबान, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद से जूझ रहा है। तो काबुल इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से पिछले कई सालों से दो चार हो रहा है। यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में हो रहे इन धमाकों ने अफगानिस्तान में बढ़ते असुरक्षा के माहौल को फिर से जाहिर कर दिया है। वैसे तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए आतंकियों की गोली का शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं होते, सभी धर्म के लोग होते हैं। आतंकी घटनाओं से दुनिया के सभी देश ग्रस्त हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है उज्जैन रेल घटना और कल लखनऊ में मारे गए ISIS के आतंकी सैफुल्लाह की मौत, जो भारत की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सीरिया से यहाँ आया हुआ था। हमें लगता है कि अगर दुनिया का कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि वो शांति और सुरक्षा के माहौल में ना हो। हम अब काबुल में हुए इस आत्मघाती हमले के बाद बस यही उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना भी कर सकते हैं कि दुनिया के बाकी देश भी अब इन तमाम आतंकी संगठनों का सफाया करने के लिए मिलजुल कर इनके खिलाफ कदम उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कदम उठाने की जरूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सुदर्शन न्यूज मानता है कि महिलाओं को आधुनिक बनने के साथ साथ अपने मूल्यों को भी जिंदा रखने की जरूरत है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय समाज में माना जाता है कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। अर्थात उस घर में हमेशा शांति, सुकून और खुशी बनी रहती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके को सुदर्शन न्यूज महिला उत्थान के रूप में मना रहा है। लेकिन साथ में हम ये भी बता दें कि विश्व भले ही एक दिन को महिला दिवस के तौर पर मनाए, लेकिन भारत की महान संस्कृति साल में 18 दिन औरत को मां और देवी का दर्जा देकर पूजती है। हमारा महिला उत्थान अभियान महज दिखावटी नहीं है। हम नहीं मानते कि एक दिन हम औरतों की फोटो लगाकर जय जयकार करें, फिर साल भर उनके साथ हो रहे अत्याचार पर आंखें बंद कर लें। भारतीय समाज में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब महिला ने मां, बहन और वीरांगना बन दशकों शताब्दियों के लिए मिसाल कायम की। क्या राजमाता जिजाबाई के बगैर छत्रपति शिवाजी का होना मुमकिन था? क्या हम भारत के इतिहास में अंग्रेजों के सामने असाधारण वीरता के साथ लड़ी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भुला सकते हैं? प्रेम वो भी होता है जो मीरा ने कृष्ण से किया और हमेशा के लिए अमर हो गया। एक घर तभी घर होता है जब उसके केंद्र में मां होती है। देश का भविष्य बच्चे हैं, लेकिन वो तभी देश का भविष्य बन पाते हैं जब मां गुरु बन उनके अंदर स्वास्थ्य, प्यार और संस्कारों का सुंदर मिश्रण कूट कूट कर भर देती है। और आगे चलकर यही बच्चे राष्ट्र को गौरवमयी बनाते हैं। सुदर्शन न्यूज ऐसी नारी शक्ति को शत शत नमन करता है और अतीत की तरह आज और भविष्य में भी नारी उत्थान के अपने मिशन पर पूरी जिम्मेदारी से कायम
रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नारी को आधुनिक होने की जरूरत है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ अपने पारंपरिक मूल्यों को भी समायोजन करके तब आगे बढ़ने की जरूरत आज ज्यादा नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या महत्व है, हम क्यों कह रहे हैं कि इसे महिला उत्थान दिवस के रूप में मनाया जाए, आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। खासतौर से महिला उत्थान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में तो 18 दिन महिला दिवस है। हम नारी की पूजा ही करते हैं, नारी को शक्ति स्वरूप मानते हैं। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। वहीं एक दिन फोटो छापकर क्या नारी का उत्थान हो जाएगा, सवाल बड़ा है। साथ ही साथ भारतीय इतिहास निर्माण में महिलाओं का योगदान असाधारण रहा है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। राजमाता जीजाबाई के बगैर क्या छत्रपति शिवाजी छत्रपति बन पाते? साथ ही साथ इतिहास भूल पाएगा क्या रानी झांसी का वो वीरांगना स्वरूप, वो रूप जिसने अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे? मीरा के कृष्ण प्रेम को क्यों नहीं याद किया जाता है? आज आधुनिकता की का चोला ओढ़े हुए प्रेम की बात की जाती है, तो मीरा का भी प्रेम हमारी पुरातन संस्कृति में रहा है। तो दरअसल ये है असली महत्व और असली परिभाषा महिला दिवस और महिला उत्थान की। तो महिला उत्थान तभी संभव है जब हम आगे बढ़ें, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपने भारतीय संस्कारों को अपने मूल में रखकर आगे बढ़ें। तभी हम कह सकेंगे कि नारी का भी विकास हो रहा है, देश का और समाज का भी विकास हो रहा है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं चीन का एक हैरत अंगेज वीडियो, जिसमें 20 मंजिला बिल्डिंग 20 सेकेंड में जमींदोज हो गई है। आप खुद देखिए। तो 20 सेकेंड और 20 मंजिला इमारत जमींदोज। चलिए आज न्यूज़ एट 9 में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा विश्लेषण आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे विश्लेषण से सहमत होंगे और कुछ असहमत भी होंगे, तो आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। बहरहाल अब व्यक्त आपसे अनुमति लेने का हो रहा है, और क्योंकि आज महिला दिवस है इसलिए हम जाते जाते इस खास मौके पर छोड़ जाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9।